स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को समझेंगे, उसके मतलब हर एक फीचर्स को देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, उसका नेम कैसे रखा जाता है, कुछ इंडिया के टॉप फेमस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देखेंगे। कंपनी में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है उसमें मेंबर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कैसे होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, और मतलब कैपिटल के बारे में देखेंगे कि फंडिंग कैसे उठाया जा सकता है। देखिए और भी टॉपिक मतलब और भी पॉइंट्स है इसमें, हम लोग मतलब सारे पॉइंट को लगभग 10 से 15 पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके हर एक चीज को समझेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या चीज है। देखिए अब हम लोग आते हैं वीडियो देखना किसको चाहिए, पहले हम लोग इस बात को समझे। देखिए जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं तब आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म अगर चला रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, या LLP आप चला रहे हैं तब भी आपको देखना चाहिए। देखिए अगर आप अपने मतलब बिजनेस को ना मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर ले जाना चाहते हैं ना तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑफ LLP में आप उतना बड़ा मतलब आप ले नहीं जा सकते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कि मतलब जिसका टर्नओवर 50 करोड़ 60 करोड़ इस टाइप से हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज जो रहता है ना उसमें मतलब होता है, जैसे कि आपको अकाउंट जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में है मतलब इसमें जो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है ना जो आगे चल के उसको मतलब प्राइवेट में कंपनी में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम देखिए तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं और मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को समझते हैं क्या। पहले हम लोग ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ना नेमिंग को समझेंगे कि मतलब उसका नेम कैसे आप रख सकते हैं। देखिए हम लोग अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रखते हैं ना तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए पहला तो नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब किस मतलब हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे पहले तो मतलब अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है तो उसको हम लोग को नहीं रखना। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अगर वो नाम पहले से रखा हुआ तो उसको भी हम लोग नहीं रख सकते हैं, और अगर LLP भी ये नाम रखे हुए हैं तब भी हम लोग नहीं रख सकते। देखिए मेनली जो LLP प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी अगर पहले से वो नाम रखे हुए हैं ना तो हम लोग को वो नाम नहीं रखना, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना तो फिर बाद में समस्या आ सकता है। देखिए नेम पूरी तरह से यूनिक होना चाहिए, इस चीज़ को आप मतलब अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए और भी जैसे हम लोग और भी चीज़ों का जैसे राष्ट्रपति है, पंचायत है, म्युनिसिपल है, UN है, WTO है, इस टाइप का शब्द का ना यूज नहीं करना है। हम लोग का जो कंपनी का नाम रखेंगे ना उसमें इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मतलब आगे आने के वाले टाइम में हम लोग को समस्या हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग देखिए मैं एक लिस्ट दे दूंगा ना, उन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेम रखने में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा ना कि MCA का एक गाइडलाइंस बनाया हुआ है जिसमें मतलब 20-25 रूल है, उसको आपको एक बार देख लेना है कि मतलब वो मतलब गाइडलाइंस में रूल क्या क्या दिया हुआ है। लगभग आपको 25 रूल है, आप गूगल करके उसको पढ़ लीजिए एक बार, कैसे रखें कि वो एक अच्छा नाम होगा एक कंपनी का। देखिए आप जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड रहता है ना वो आपके जो कंपनी रहता है ना उसके लास्ट में रहेगा ही रहेगा। एक बार इस बात का आप ध्यान रखें। अगर सिर्फ लिमिटेड है तो एक पब्लिक कंपनी है, तो अगर हम लोग को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना अगर उसको पहचानना है कि मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको लास्ट में PVT और LTD लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा। और देखिए नाम रह सकता XYZ प्राइवेट लिमिटेड XYZ। अगर आपको इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं XYZ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए इंडस्ट्री को लगाने का मेन कारण ये है ना कि उससे मतलब हम लोग का इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाता है कि जैसे आप कोई नाम रखे हुए हैं उसमें अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो XYZ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, या आपका फूड प्रोसेसिंग है तो फूड प्रोसेसिंग लगा सकता है। इससे क्या होता है ना कि आपके इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाता है कि मतलब आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं। देखिए टाटा का बहुत सारा कंपनी है जो मतलब इंडस्ट्री लगभग केमिकल में डील करता है वो केमिकल लगाए हुए है, जो स्टील में डील करता है वो स्टील लगाए हुए है। इससे क्या पता चलता है कि स्पेसिफिक एकदम पता चल जाता है लोगों को कि मतलब पीपल को कि मतलब कंपनी किस चीज़ में डील कर रहा है। इससे फायदा ये होता है ना कि आपको मतलब कस्टमर के बीच में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका कंपनी किस चीज़ में डील कर रहा है। तो आप देखिए आप बहुत चीज़ों में डील कर रहे हैं, जैसे आप 7, 8 या 10 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन देखा गया कि अगर आप एक इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं ना
जिससे तो उसमें नाम लगा दिया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल वाला लोग बहुत सारा लगाए रहते हैं। तो इस चीज़ का आप मतलब अपने हिसाब से गूगल करके देख लीजिए। अगर आप 7-8 इंडस्ट्री में मतलब डील कर रहे हैं, 2 या 3 हैं, तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ये समझना होगा कि मतलब आपको क्या करना है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं ना, जो इंडिया के कुछ जो प्राइवेट कंपनी है ना जो फेमस है। देखिए इससे हम लोग को ये होगा ना कि मतलब विजुअलाइजेशन मतलब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब होता क्या है। और मतलब जब हम लोग बड़े बड़े नाम देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि अच्छा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे टाटा सन्स का हम लोग नाम सुने हैं, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा की जो सबसे मतलब जो थी होल्डिंग कंपनी है वो यही कंपनी है। और देखिए इसका तो ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस नहीं रहता, लेकिन जो मेन हम लोग देखेंगे ना इंडिया के मतलब अगर सबसे ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड में वैल्यूएबल कंपनी का नाम लिया जाएगा ना तो टाटा सन्स का ही आएगा। देखिए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का जो हम लोग प्रोडक्ट है, जैसे ओला, जो ओला है जो इसी कंपनी के अंदर आता है, अंतर्गत आता है, उसका एक प्रोडक्ट है। तो देखिए मतलब ये भी अच्छी फेमस कंपनी है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए और भी है, जैसे अभी एक बहुत फेमस कंपनी चल रहा था MBA चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए MBA चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड जो है ना ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। और देखिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है। जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है ना गूगल की, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो लेकिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ना वो एक पब्लिक कंपनी है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो पब्लिक है, जो इंडियन में रजिस्टर्ड कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। जैसे जीरोधा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक मतलब प्राइवेट कंपनी है। ये भी एक देखिए जीरोधा भी अभी एक अच्छा खासा फेमस कंपनी है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें। देखिए ये सारे कंपनी बताने का मेन कारण है ना कि आप कंपनी को मतलब अच्छे से विजुअलाइज करिए, जिससे आपको समझने में ना आसानी हो। देखिए इसका मतलब एग्जांपल जो मैंने दिया इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ कंपनी और ले लेते हैं ना जो मतलब पहले तो प्राइवेट था लेकिन अब पब्लिक बन चुका है। जैसे कि जो पेटीएम था वो पहले प्राइवेट कंपनी था, अब वो पब्लिक बन चुका है। मामाअर्थ जो पहले प्राइवेट था वो पब्लिक बन चुका है। आप ले सकते हैं जोमेटो को भी ले सकते हैं, जो मतलब एक पहले प्राइवेट कंपनी था लेकिन अब ये पब्लिक बन चुका है। तो देखिए हम लोग को मतलब एग्जांपल लेने का मेन कारण ये है ना कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि मतलब कौन कौन प्राइवेट कंपनी था और जो पहले प्राइवेट था अब पब्लिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट में चलते हैं और मेंबर को समझते हैं कि मेंबर होता क्या है। देखिए जब हम लोग एक कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके होते हैं ना तो उसमें जो पैसे का जरूरत होता है ना वो यही लोग डालते हैं, जो मेंबर लोग रहते हैं। देखिए इसमें होता है ना कि जब मतलब मान के चले 10 आदमी अब कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाह रहा है तो अब किसके पास कितना स्टेक जाएगा। जब मान के चले कोई 10%, कोई 3%, कोई 5% उसका शेयर खरीदना चाह रहा है, जो उसमें पैसा डाल रहा है ना उसी को हम लोग मेंबर बोलते हैं। उसको आप शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि मेंबर होता क्या है। मेनली जो मेंबर होता है ना वो कंपनी का ओनर होता है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में आप उसको ओनर बोलते थे, प्राइवेट कंपनी में हम लोग मेनली मेंबर टर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जो पब्लिक कंपनी है ना उसमें भी हम लोग मेंबर टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मतलब मेंबर होता क्या चीज़ है। देखिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना कि एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए ना मिनिमम कितने मेंबर का जरूरत होता है। तो इसका जवाब है मिनिमम 2 मेंबर रहेगा, तभी एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर आप करा सकते हैं। और मैक्सिमम जो मेंबर आता है ना वो 200 हो सकता है इस कंपनी में, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्टर के बारे में कि डायरेक्टर क्या होता है। देखिए जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है ना वो डायरेक्टर मतलब देखता है। जैसे कि मान के चलते एक कंपनी में मान के चलिए 200 मेंबर है, तो क्या अब वो लोग सारे लोग कंपनी आकर चलाएंगे? नहीं, उसमें से हम लोग 7-8 लोगों को, उसमें से भी हो सकता है, उस मेंबर में से ही हो सकता है, या मेंबर से मतलब कोई अलग पर्सन भी हो सकता है। उसको अगर हम लोग जो मेंबर है जो शेयर होल्डर वो अपॉइंट करेगा। और देखिए मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होना चाहिए। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए डे टू डे ऑपरेशंस में ना मेंबर का कोई योगदान नहीं होता है, जो सारा काम होता है ना वो डायरेक्टर लोग देखते हैं। तो इस चीज़ का आप अच्छे से समझिए कि डायरेक्ट क्या काम होता है। देखिए मेनली जो कंपनी को रन करता है वो डायरेक्टर ही रहता है। देखिए और हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि मिनिमम 2 डायरेक्टर होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होता है। कुछ सिनेरियो में डायरेक्टर मतलब 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मतलब आपको AGM में थी मतलब रेजोल्यूशन पास करके आपको मतलब उस अथी को बढ़ाना है। लेकिन चलिए हम लोग ना लिमिटेड लायबिलिटी को समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। इसको हम लोग ना एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए कि मान के चलिए एक कंपनी है जिसका
कैपिटल है ना 1 करोड़ रुपया है, और उसमें से आपने 10% है ना उसका जो 10 लाख का खरीदा है उसमें, लेकिन आपने अभी तक कंपनी को 8 लाख का ही पेमेंट किया है। अभी भी आपको कंपनी का 2 लाख आपको देना है। देखिए मान के चलिए कंपनी को अब नुकसान हो गया, मान के चलिए कि 10 करोड़ का, तो जो आपका लायबिलिटी बनता है उस कंपनी को देने का वो मात्र 2 लाख है। अगर कंपनी सोल प्रोप्राइटर था, मान के चलिए उसको 10 करोड़ का नुकसान होता ना, तो आपका जो पर्सनल एसेट्स था ना, जो घर गाड़ी उससे बेच कर लेता। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको जो लायबिलिटी 2 लाख का था वही सिर्फ आपको देना है। लेकिन पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता था। पार्टनरशिप में क्या होता था, अगर मान के चले 5 पार्टनर है, अगर कंपनी को 50 लाख का नुकसान हुआ, मतलब जिस हिसाब से आपका शेयरिंग है, किसी का 20% हो सकता है या किसी का 25% होगा, उस हिसाब से आपको पैसा देना होता था। लेकिन देखिए आपके पर्सनल एसेट्स को भी बेच को पैसा बैंक ले सकता था, अगर आपने लोन ले रखा है तो, या क्रेडिटर से ले सकता था कोर्ट जाके। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप मान के चलिए कितने का भी आपको नुकसान हुआ, लेकिन आपका जो लायबिलिटी था ना वो 2 ही लाख था। अगर मान के चलिए कंपनी को 8 से 10 करोड़ का नुकसान हुआ या लोन डिफॉल्ट किया, तो ऐसा नहीं था कि अब जो मेंबर है उसके मतलब पर्सनल एसेट्स पे मतलब जाकर अति करेगा कि मतलब नहीं आप लोन दीजिए, नहीं, कंपनी तक ही आपका जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। मेंबर को और कंपनी को अलग रखा गया है। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी ना, देखिए कहीं कहीं मतलब काम नहीं भी करता, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे कि एक मेंबर था, वो डायरेक्टर भी था, उसने कंपनी में फ्रॉड किया और उसके वजह से कंपनी को नुकसान हुआ या बैंक का लोन डिफॉल्ट किया, तो उस केस में ना कंपनी का उस मेंबर से पैसा वसूल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मेंबर से, जो फ्रॉड में इन्वॉल्व था NCLT उस चीज़ को इंक्वायरी करेगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा और उस हिसाब से उससे ही पैसा लिया जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मतलब जो मेंबर को पता भी नहीं था उससे लिया जाएगा। जो लिमिटेड लायबिलिटी है ना, उस कुछ सिनेरियो में उस कॉन्सेप्ट को मतलब थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जैसे फ्रॉड के केस में इस चीज़ को मतलब ध्यान नहीं रखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। लेकिन अगर कंपनी डे टू डे में नॉर्मल ऑपरेशंस कर रहा था, उस बिजनेस नुकसान हुआ, तो उसमें मतलब लिमिटेड लायबिलिटी को माना जाएगा। अगर कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी को जो मतलब नुकसान हुआ, तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर्स मतलब और मतलब जो बैंक वाला है वो ऐसे ही पैसा चढ़ के ले लेगा कि मतलब कोर्ट जाएगा। कोर्ट तो इंक्वायरी करेगा ना, देखेगा ना कि कंपनी फ्रॉड नहीं है, तो जो बिजनेस में नुकसान हुआ तो मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा है कि कंपनी को कितने का भी नुकसान हो, फिर तो मतलब मेंबर से पैसा नहीं लिया जाएगा। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म था और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी था, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और जो LLP और प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक अथी में कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी था। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अथी है, टॉपिक है। देखिए अब हम लोग ना प्राइवेट लिमिटेड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ना एक को समझेंगे, वो है अकाउंटिंग। देखिए नॉर्मली जब हम लोग एक कंपनी का अकाउंटिंग करते थे ना, मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब और पार्टनरशिप के लिए, तो नॉर्मली हम लोग अगर कोई परचेज करते थे और उसको लिख लेते थे, अगर हम लोग ने उसको पेमेंट कर दिया तो उसको फिर हम लोग मतलब जरूरी नहीं था कि वो मतलब कंपलसरी नहीं था कि हम लोग उसको लिखे रखें, या आप अपने सहूलियत अनुसार रख भी सकते थे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था कि आपको रखना ही रखना है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है। आपको अगर आप सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, कैश बुक होता है, जनरल एंट्री होता है, आपको सब चीज मतलब मेंटेन करके पूरे साल भर का आपको रखना है। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। देखिए एक बात और, इसमें आपको लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता था तो आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जमा करना होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि देखिए जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो अकाउंटिंग होता है ना, इतना सिंपल नहीं होता। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। आपको मतलब पूरे चीज़ को ना अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और एक बात और, जो आप अकाउंटिंग जो पूरा है ना, उसको आपको कम से कम 7 साल मिनिमम रखना होगा। जैसे 7 फाइनेंशियल ईयर तक ना आपको उन चीज़ों को मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक आपको मतलब रखे रहना है। तो देखिए थोड़ा सा जानते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसका जो मतलब अकाउंटिंग है ना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि देखिए आपको जब आपको जो मतलब बैलेंस शीट, कैश फ्लो और जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, देखिए
उसको मतलब एक बार आपने ऑडिटर से चेक कराना पड़ेगा, और उस पर जो चेक करके ऑडिटर आपको एक रिपोर्ट देगा, उसको ऑडिटर रिपोर्ट बोलते हैं। देखिए, और ये सारा चीज़ ना आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ना जमा करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मतलब अकाउंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको एक पर्सन अलग से रखना पड़ेगा, और कम से कम आपको सालाना लगभग 50,000 रुपये के आसपास, मतलब अगर कंपनी नॉर्मल है जिसका टर्नओवर 2-3 करोड़ है, तो आपको मतलब 50,000 तक के अलग से मतलब आपको पूरा चीज़ बनवाने में लगभग खर्चा आएगा। तो देखिए, एक बात का आप ध्यान रखें कि मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसका अकाउंटिंग ठीक ठाक टफ है, इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए, साल के अंत में ना आपको ऑडिटर से पहले तो साइन करवाना पड़ेगा, तो पूरा आप अकाउंट बना के रखिएगा, पूरा मतलब जो अकाउंटिंग रूल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिए हुए है उसके अंतर्गत ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी तरह से कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इसमें मतलब आपको अच्छा खासा दिमाग खर्चा होने वाला है अकाउंटिंग में। तो आप देखिए, एक अलग से आदमी हायर कर लीजिए अगर आपका कंपनी बड़ा है तो, अगर नहीं है तो नॉर्मली आपको 5-6 हज़ार रुपये महीने पर आपको मिल जाएगा कि मतलब आपको मतलब उस हिसाब से आपको अकाउंट मैनेज करके आपको दे देगा। चलिए, अब हम लोग ना अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी को समझते हैं। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता ना, मतलब उसको अगर सिंपल शब्द में समझना चाहेंगे ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होने से फायदा क्या होता है, जैसे आप किसी के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है, किसी के प्रति लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। और देखिए, कंपनी का अपना पैन कार्ड होता है। देखिए, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में देख रहे थे, जब भी कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना होता था तो मतलब ऑनर के बिहाफ पे जाता था, या कहीं पैन कार्ड यूज करना होता था तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड यूज करता था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी का जब अपना पैन कार्ड होता है ना तो खुद ही अपना यूज करता है। अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो कंपनी जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, ये अलग बात है कि जो कंपनी जाएगी तो उसमें सील और जो डायरेक्टर का साइन होता है ना वो लगेगा। तो मतलब देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होने से ना बहुत सारा फायदा भी होता है। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे परपेचुअल सक्सेशन, और जो मतलब मेनली जो परपेचुअल सक्सेशन होता है ना इसी की वजह से होता है, जब कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है ना, इसके वजह से। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, और मतलब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, और उसमें जो मतलब इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल को समझते हैं। देखिए, मेनली जो कंपनी का कैपिटल ना 3-4 तरीके से ही आता है, मतलब देखते जाते हैं क्या होता है। जैसे जब आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो उसमें जो मेंबर हुआ, जो शेयर होल्डर हुआ, वो पहले पैसा डालेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मतलब शेयर होल्डर पैसा डालो, तो ये तो ओनर का पैसा हुआ। तो ये मतलब तो हर चीज में होता था, LLP में होता, प्राइवेट में, पब्लिक में, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप सब में ये था। लेकिन देखिए, अब इसमें देखिए, जैसे बैंक लोन जब आप लीजिएगा ना तो इसमें मतलब आपको बैंक लोन लेने में ना आसानी होगा, क्योंकि अकाउंटिंग पे आप जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक अथी कर रहे थे, और पूरा को मतलब ऑडिटर वेरीफाई कर रहा था। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना कि जो बैंक को है ना उस पर ट्रस्ट होता है कि मतलब नहीं, इसका तो जो कम से कम अकाउंटिंग है ना, जो मतलब एक थर्ड पार्टी मतलब ऑडिटर चेक किया है, जिसके वजह से मतलब इसका अकाउंटिंग में तो कुछ गलती या फ्रॉड नहीं है। इसके वजह से क्या होगा, जब मतलब देखेगा कि मतलब जैसे कि पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब सही किया तो है, ऑडिटर तो चेक कर रहा है। अब देखेगा कि कंपनी को मान के चलिए प्रॉफिटेबल चल रहा है 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो उससे क्या होगा, जब बैलेंस शीट देखेगा तो एकदम रियल प्रॉफिट रहेगा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ फ्रॉड हो। तो देखिए, उस हिसाब से बैंक अपना मतलब देखेगा कि कितना उसको लोन देना है, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, उस हिसाब से ही बैंक अपना लोन देगा। देखिए, अगर आपका कंपनी नुकसान में है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आपके पास एसेट्स है ना तो आपको सिंपली लोन मिल जाएगा। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब थोड़ा समस्या आता था कि मतलब बैंक मतलब ट्रस्ट करता ही नहीं, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना उसको एकदम इस बात का ध्यान रखे कि कंपनी जो बैंक है वो लोन देना पसंद करता है। NBFC भी दे सकता है, मतलब और भी चीज़ें हैं जो लोन दे सकता है, लेकिन हम लोग मेनली बैंक को मान के चलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और रखिए, इस टाइप के कंपनी में ना जो एंजल इन्वेस्टर, जो VC वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, वो इन्वेस्ट करना पसंद करता है। क्योंकि देखिए, जितना भी स्टार्टअप है ना, अभी अगर इंडिया लेवल पे माना जाए, पेटीएम से लेकर जोमेटो से सब लगभग प्राइवेट में ही था, उसको फंडिंग मतलब आसानी से मिल गया। देखिए, इसमें एक थोड़ा सा समस्या है ना कि जो मतलब इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा एग्जिट में ना थोड़ा सा समस्या आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई 100 मिलियन इन्वेस्ट किया, अब देखिए
एक आदमी को अगर खोज के लाएगा कि मतलब उसका वैल्यूएशन 200 या 300 मिलियन हो गया तब वो ना जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक मतलब कंपनी रहती है ना तो थोड़ा सा इसमें सिंपल होता है ना कि उसको एग्जिस्ट सिंपली मिल जाता है पब्लिक कंपनी में। लेकिन देखिए ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, और जो प्राइवेट कंपनी में ना जो इन्वेस्टर है ना वो अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ थोड़ा मोड़ा तो देखिए समस्या रहेगा, जैसे पब्लिक कंपनी अगर रहता ना तो उसमें थोड़ा सा सेवी का रेगुलेशन भी बढ़ जाता, लेकिन प्राइवेट कंपनी इस हिसाब से मतलब बहुत अच्छा है कि मतलब फंडिंग के में भी मतलब सही मिल जाता है, रेगुलेशन भी कम है, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, ऑनर अपना पैसा डाल सकते सिंपली डाल सकता है। देखिए और भी चीज़ होता है जैसे डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थी हो जाता है। लेकिन हम लोग को मेनली 2 ही 3 टाइप से, एक ऑनर पैसा डालेगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, फंडिंग उठाना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, और जो लोन लेना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मेनली मतलब यही जो प्राइवेट कंपनी है ना उसमें मतलब इसी टाइप से आप फंडिंग उठा सकते हैं। और भी तरीका है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली अब जब आप स्टार्टअप करिएगा ना तो यही 3-4 चीजों का आप इस्तेमाल करें। डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं लेकिन मतलब वो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। आपको मतलब कुछ नियम उसमें है कि इतना महीने के अंदर आपको डिपॉजिट मतलब फिर से मेंबर जो लोग से उठाते हैं उसको दे देना पड़ता है। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। देखिए पहले तो बिजनेस में डिसीजन होता क्या चीज, पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए जैसे कि बिजनेस आप डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सेल्स कहाँ करना है, किस नए मार्केट में डेवलप करना है, अपने बिजनेस का क्या डेवलपमेंट करना है। अगर कोई आपको मतलब बिजनेस से रिलेटेड जैसे कोई गाड़ी खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो जो ये सारे चीज़ हुआ ना इसको इससे रिलेटेड जो डिसीजन होता है ना उसको डिसीजन मेकिंग कहते। अब देखिए अब हम लोग इसको प्राइवेट कंपनी में समझते हैं। देखिए जो प्राइवेट कंपनी में ना मेनली दो टाइप के लोग डिसीजन लेते हैं, पहला डायरेक्टर, दूसरा शेयर होल्डर। देखिए जो बोर्ड डिसीजन लेता है उसको डायरेक्टर के थ्रू बोर्ड मीटिंग में लिया जाता है, और जो एजीएम होता है ना उसमें शेयर होल्डर के थ्रू लिया जाता है। देखिए जो छोटा मोटा डिसीजन है ना उसको बोर्ड मीटिंग में लिया जाता है, और जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना उसको मतलब एजीएम में लिया जाता है। देखिए हम लोग बोर्ड मीटिंग में देखते हैं ना किस किस टाइप का डिसीजन लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग को बैंक में कोई ऑथोराइज पर्सन मतलब हायर करना है, जैसे कि जो चेक पे सिग्नेचर करे, उससे रिलेटेड सारे डिसीजन ले, तो हम लोग मतलब किसी को उसमें हायर कर सकते हैं। जैसे बोर्ड मान के चले 5 डायरेक्टर है, उन्होंने किसी को मतलब 5 लोगों ने हायर किया कि मतलब ये एज ऑथोराइज पर्सन चेक पे साइन कर सकता है, तो उनको मतलब हायर किया जा सकता है। देखिए एजीएम में किस टाइप का डिसीजन लिया जाता है ये हम लोग समझते हैं। जैसे कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, किसको ऑडिटर हायर किया जाएगा, कौन सा नया प्लांट लगाना है, कौन सा नया प्रॉपर्टी बेचना है, जो बड़ा बड़ा डिसीजन रहता है लिया जाता है ना वो मेनली एजीएम में लिया जाता है। देखिए एजीएम के ही लेवल का एक और मीटिंग होता है ईजीएम। अगर कभी कभी जरूरत पड़ता है कि मतलब ईजीएम बुलाया जाए तो मतलब कभी कभी देखिए एजीएम मतलब साल में 1 बार होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब इमरजेंसी में मीटिंग बुलाना पड़ता है, उसको ईजीएम बोलते हैं। देखिए जो एजीएम में डिसीजन लिया जा सकता है वो सारे ईजीएम में भी लिया जा सकता है। देखिए और भी मीटिंग होता है जैसे स्मॉल शेयर होल्डर मीटिंग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग मतलब बोर्ड मीटिंग और मतलब जो एजीएम है ना यही समझेंगे, इस चीज़ को पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए मेनली जो 3 महीना में एक बोर्ड मीटिंग करने का होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मतलब एमसीए रूल बनाया हुआ है। लेकिन देखिए एजीएम जो होता है ना साल में 1 बार होता है। और जो देखिए अब हम लोग ना अपने अगले पॉइंट पे आते हैं और परपेचुअल सक्सेशन को समझते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन होता क्या चाहिए। देखिए पहले जो बिजनेस रहता था ना उसमें एक समस्या आता था, जो जैसे जो ऑनर बिजनेस रन कर रहा होता उसका अगर डेथ होता था या वो मतलब रिटायरमेंट लेना चाहते थे तो दिक्कत होता था कि पहले बिजनेस खत्म हो जाता था। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा ही होता है कि मतलब जो ऑनर मतलब बिजनेस रन कर रहा है उनका अगर डेथ हो गया रिटायर होना चाह रहा है तो उनको बिजनेस बंद करना पड़ता था। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ना इस चीज़ को ना सोल्व किया गया। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कोई ऑनर है वो अगर रिटायर हो गया या उनका डेथ हो गया तो ऐसा होता है, इसमें होता है ना कि मतलब जो ओनरशिप होता है ना वो किसी और के पास ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मतलब एक आदमी है जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, अब उनको रिटायर होना है या उनका डेथ हो गया, दोनों में से कोई एक केस ले लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो या तो रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो वो किसी और को मतलब शेयर दे दें तो उनका वो ऑनर बन जाएगा और अपने हिसाब से बिजनेस चलाएगा। लेकिन अगर उनका डेथ हो गया तो मतलब उसके
केस में भी मतलब या तो उनके बेटे के नाम पे वो जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाएगा और उनके पास ओनरशिप हो जाएगा और वो कंपनी चला सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन में ना 3-4 सिनेरियो में मतलब जरूरत होता है, जैसे किन्हीं शेयर होल्डर डेथ हो गया, कोई रिटायर हो गए, या कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाला, या कंपनी बैंकरप्सी फाइल करने वाला। तो इन सारे सिनेरियो में मतलब परपेचुअल सक्सेशन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे कि मान के चले एक कंपनी थी, बैंकरप्सी होने वाला है, तो कंपनी एनसीएलटी के पास ले गया केस, मतलब एनसीएलटी अब कोई मतलब अच्छा खरीदार मिल गया, तो कंपनी मतलब जो एनसीएलटी की उस चीज़ को मतलब जो शेयर होल्डर है वो सारा चीज़ मतलब बैंक मतलब सारा चीज़ मतलब जो क्रेडिट कमेटी के थ्रू मतलब ओनरशिप किसी और के को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, तो ऑनरशिप ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परपेचुअल सक्सेशन। पहले देखिए जो प्राइवेट कंपनी था और सोल प्रोप्राइटर में क्या समस्या था, किसी ऑनर का डेथ होता था तो कंपनी बंद हो जाता था। और जैसे कि मान के चले कि एक सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, जैसे किसी का ऑनर का डेथ होता था तो देखिए वो मतलब जो कंपनी था ना वो मतलब बाइंड अप हो जाता था, जो फर्म रहता था वो हो जाता था। देखिए एसेट्स रहता था उसके पास, लेकिन फिर से मतलब उसको कंपनी को रजिस्टर्ड करा के फिर से मतलब उनके बच्चे या जिनके नाम पे हो उनको मतलब रन कर सकते थे। इसी समस्या को ना सोल्व करने, देखिए इससे तो एक हो गया कि कंपनी के लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल इस टाइप से, मतलब जब तक कंपनी को मतलब कुछ समस्या ना आए, जब तक कि मतलब सब लोग मतलब सर्वसम्मति के साथ कंपनी को बंद ना करना चाहे। तो देखिए परपेचुअल सक्सेशन से हुआ ना, जो बिजनेस का जो लाइफ टाइम था ना वो मतलब इंक्रीज हो गया। आप जितना दिन तक उसको आप रन करना चाहते हैं, अगर आपको रन नहीं करना तो आप किसी को बेच दीजिए, वो उसका ओनर हो गया। लेकिन जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारा समस्या आता था, लोन्स का समस्या आता था कि वो कैसे मैनेज होगा, मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर लिए हुआ है तो उस टाइप का समस्या रहता था, और भी मतलब टाइप का समस्या आता था, तो वो कैसे ट्रांसफर होगा ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम का विषय रहता था। इसी चीज को समस्या को ना परपेचुअल सक्सेशन में सोल्व किया गया। चलिए हम लोग ना एक और टॉपिक समझते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखिए प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जानते हैं किस तरह से होता है। मतलब अगर आप मतलब एक आदमी मान के चलिए एक्स है और एक आदमी वाई है, तो एक्स का इसका मतलब एबीसीडी कंपनी में मान के चलिए 10% शेयर होल्डर है। आप चाहता है वो कंपनी को मतलब ट्रांसफर कर देना, मतलब या तो 5% भी ट्रांसफर कर सकता है, 2 आदमी के पास भी ट्रांसफर कर सकता है, या सिंगल पर्सन के पास ट्रांसफर। तो सिर्फ उसको एक शेयर ट्रांसफर करना है, उनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो गया, वो शेयर होल्डर बन गया और मतलब फिर वो मेंबर बन गए। जब देखिए मेंबर और शेयर होल्डर में थोड़ा सा अंतर क्या चीज है ना, शेयर जिनके पास रहता है वो शेयर होल्डर आता है, लेकिन शेयर होल्डर जो मतलब कंपनी के बुक में जो शेयर होल्डर का नाम लिखा जाता है ना वो मेंबर कहलाते हैं। तो शेयर होल्डर और मेंबर में मतलब माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखिए कि मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी, देखिए इसमें ये होता है ना कि जैसे 10% शेयर है ना, तो 10 लोगों के साथ भी मतलब शेयर कर सकते हैं, एक आदमी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 5 आदमी को भी ट्रांसफर कर, जितने लोगों के पास शेयर होगा वो सारा लोग ओनर कंपनी का बन जाएगा या शेयर होल्डर बन जाएंगे। देखिए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, डिविडेंड और रेम्यूनरेशन। देखिए डिविडेंड क्या होता है इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए जैसे कि कोई कंपनी में कुछ लोग पैसा डालते हैं, जो शेयर होल्डर रहते हैं वो किस लिए पैसा डालते हैं, उनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट। जैसे कोई आदमी किसी कंपनी में पैसा डाल रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो पैसा डालो उसमें से कुछ प्रॉफिट आए। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी का जो उसका फर्म था उसका जो इनकम रहता था वो डायरेक्ट मतलब उसके जो मतलब ओनर के पास चलाता था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कि एक कंपनी में 10 शेयर होल्डर हैं, 10 का 10% का उसमें शेयर है। अब देखिए कंपनी मान के चलिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी उसमें से चाहता ना कि 50 लाख का प्रॉफिट ना उन शेयर होल्डर है ना उनको दे दिया जाए, तो जो प्रॉफिट देगा जो शेयर होल्डर को वो डिविडेंड के फॉर्म में देगा। इस चीज को हम लोग ध्यान रखें। देखिए उसमें से मान के चलिए कि कंपनी ने 50 लाख रख लिया अपने बिजनेस के लिए, तो वो अलग चीज हुआ, वो उसके लिए सरप्लस हो गया वो या रिजर्व हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखें। और जो वो 50 लाख दिया वो शेयर होल्डर में जिसका जिस हिसाब से उसमें होल्डिंग है, किसी का मान के चले 10% है, किसी 15%, तो उस हिसाब से बट जाएगा। तो जो शेयर होल्डर को कंपनी अपने प्रॉफिट से देता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं रेम्यूनरेशन क्या होता है। जैसे कि देखिए कंपनी को मान के चलिए कि इस साल मतलब प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, उसमें से अगर वो पैसा डायरेक्टर को देता है, देखिए उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है। जैसे मान के चलिए उसमें ये लिखा रहेगा कि आपने कंपनी को मतलब इस साल मान के चलिए 10 लाख का प्रॉफिट
प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन किसी तरह से उसने 50 लाख प्रॉफिट कर दिया, या कंपनी मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, सेल्स बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। हर साल कंपनी का ग्रोथ हो रहा था 10% से, लेकिन इस बार हुआ 30-35% से। तो देखिए पहले ही मतलब डायरेक्टर को बोला जाता है ना कि अगर आपने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब परफॉर्मेंस दिया तो आपको मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा उससे 1%, आधा परसेंट, डायरेक्टर भी हो सकता है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, उनको दिया जाएगा। तो देखिए जो प्रॉफिट से कुछ मतलब कंडीशंस के साथ जो मतलब पैसा मतलब डायरेक्टर को देने के लिए, मतलब एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो मतलब देने के लिए ऐसे किया जाए, मतलब उससे जो मिलेगा पैसा जो डायरेक्टर को, तो उसको रेमुनरेशन बोलेंगे। देखिए जो डायरेक्टर रहता है उनको सैलरी भी मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो मतलब जो पैसा मिलता है उसको रेमुनरेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग ना जो कंपनी में सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज होता है ना, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मोआ और ओआ बोलते हैं। देखिए ये जो दोनों डॉक्यूमेंट होता है ना जो कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगा ना तो इन 2 डॉक्यूमेंट का यूज जरूर होगा। चलिए हम लोग अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझते हैं, जिसको शॉर्ट में मोआ बोलते हैं। देखिए इससे मेनली ना 6 क्लॉज रहता है और एक एक क्लॉज कर हम लोग करके हम लोग समझते चलते हैं। पहले देखिए नेम, जिसमें कंपनी के नेम लिखा रहता है। जो कंपनी का नाम रहेगा ना, जैसे कि नेम लिखा नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी का नाम नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड हो गया। देखिए अब देखिए चल अगले क्लॉज पे आते हैं, उसमें सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं या ऑफिस क्लॉज बोलते हैं। देखिए सिचुएशन क्लॉज और ऑफिस क्लॉज में रहता है ना कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, जैसे इसमें स्टेट का नाम रहता है, जैसे एग्जैक्ट पूरा मतलब लोकेशन नहीं रहता है कि मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में है, चाहिए सिर्फ स्टेट का नाम लिखा रहेगा। और देखिए हम लोग अगले क्लॉज पर आते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि कंपनी किस चीज में डील कर रहा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहेगा, अगर वो जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। देखिए और एक बात और, अगर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ ना, कंपनी अगर उससे बाहर जाता है ना तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कंपनी को ऑपरेट करने का रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही, इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए लेकिन एक चीज और समझिए, जैसे किसी का ऑब्जेक्ट क्लॉज मान के चलिए पढ़ाना है तो किताब मतलब ऐसी पब्लिश करवा सकता है, उससे रिलेटेड जो है ना कुछ चीजें वो काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का जो काम वर्किंग रहता है वो डिफाइन रहता है। देखिए लायबिलिटी क्लॉज, देखिए इसमें कंपनी का लायबिलिटी के बारे में रहेगा कि जैसे किसका कितना लायबिलिटी है। जैसे किसी ने मान के चले 10% कंपनी का शेयर खरीदा, उसका प्राइस था 10 लाख, लेकिन अभी 8 लाख उसने सबमिट थी जमा किया कंपनी के पास, तो 2 लाख का जो लायबिलिटी है ना वो लायबिलिटी रहेगा। देखिए एक क्लॉज और होता है कैपिटल क्लॉज। देखिए कैपिटल क्लॉज में ना मेनली जो कंपनी का कितना ऑथराइज कैपिटल रहता है ना उस पर मतलब रहता है कि कंपनी मतलब मान के चलिए अभी 1 करोड़ रुपया डाला हुआ ऑथराइज कैपिटल, तो वो 1 करोड़ रुपया रहेगा। उसमें मान के चलिए अभी कंपनी ने 70 या 80% शेयर इशू किया और मान के चलिए कि 70% किया तो 30% कंपनी के पास ही अभी शेयर है। तो मतलब जो कैपिटल रहता है उसमें कंपनी के कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल रहेगा। सब्सक्रिप्शन एक क्लॉज रहता है, जैसे कि कंपनी को ना मतलब जब कंपनी रजिस्टर्ड करना रहता है तो कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं ना कि मतलब वो कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। देखिए मान के चलिए कि आरओसी में गवर्नमेंट में कंपनी रजिस्टर्ड होगा, आप कोई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में रहता है ना, जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होते रहता ना तो उसमें से कुछ लोगों को मतलब रहता है कि वो शेयर खरीदेगा ही खरीदेगा। तो मतलब देखिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया उसमें कोई पैसा ही नहीं डाला तो कंपनी का कुछ पर्पस ही नहीं रहा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब देखिए ये जो 6 क्लॉज है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, यही मतलब 6 रहता है इसमें इस डॉक्यूमेंट में। और ये बहुत ज्यादा देखिए कंपनी एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही मतलब जो कंपनी है ना उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर कंपनी एक्ट हो गया, उसके नीचे मुआ हो गया, उसके नीचे ओआ हो गया। तो इसी का आप ध्यान रखिएगा कि मतलब कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है। चलिए अब हम लोग ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में ओआ भी बोला जाता है। देखिए इसमें मेनली ना 90 to 95 रेगुलेशन रहता है कंपनी का रिलेटेड लिखा हुआ। देखिए जैसे कंपनी के वर्किंग से रिलेटेड ना ये सारा इस रेगुलेशन रहेगा। जैसे कि अगर शेयर कंपनी को बाय करना है तो उस पर रेगुलेशन रहेगा, अगर किसी एक ओनर से दूसरे ओनर के पास शेयर ट्रांसफर हो रहा है उस पर रहेगा। जो बोर्ड एजीएम होता है उसमें कैसे
अभी वोटिंग होगा उससे रिलेटेड जानकारी रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में रहेगा जानकारी, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम रह सकता है। देखिए प्रॉक्सी के बारे में ऐसी जानकारी रहेगा। अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल के बारे में जानकारी रहेगा। हम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में हम लोग जानकारी देख लिए, समझ लिए। सीईओ कैसे अपॉइंट होगा, मैनेजर कैसे अपॉइंट होगा, सीएफओ कैसे अपॉइंट होगा, जो मैनेजरियल पर्सन रहता है ना वो कैसे अपॉइंट होगा, उससे सारे रिलेटेड डिटेल्स रहेगा। देखिए और इसमें कंपनी के सील के बारे में भी जानकारी रहेगा। डिविडेंड के भी बारे में जानकारी रहेगा कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, क्या रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी रहेगा। अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में। जब कंपनी बाइंडिंग अप हो रहा है तो उससे रिलेटेड रेगुलेशन रहेगा। तो देखिए इसमें लगभग 90 to 95 रेगुलेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, इससे कंपनी बाहर नहीं जा सकता। जैसे मान के चलिए इसमें कंपनी के बारे में लिखा कि 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रख सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें 16 रख सकते हैं या 13 है, तो ऐसा नहीं रख सकता कि मतलब क्या मतलब उससे ज्यादा रख लें। आपको पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मतलब ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख सकते हैं। तो देखिए मुआ हुआ जो है ना एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और रजिस्ट्रेशन में मतलब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा होता है ना तो इसका सबसे मतलब यूज होता है। देखिए अब हम लोग ना फॉर्मेशन और एंड क्लोजर के बारे में समझते हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्लोजर कैसे होता है। देखिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए ना आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, आपको नाम पहले से ही रिजर्व रखना है। आप देखिए जो हम लोग जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़े थे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा। देखिए जब आप ड्राफ्टिंग करते रहिएगा ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो थोड़ा सा उसको डीपली मतलब ट्राई करिए ना कि समझने का ट्राई करिए कि मतलब होता क्या चाहिए उसमें, सारा क्लॉज को मतलब एक बार देखिए पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देखिए कंपनी रजिस्टर्ड में ऐसे बहुत ज़्यादा अति नहीं है, लेकिन आपको हाँ ऑफिस के लिए एड्रेस चाहिए, जो आपने जो नाम रिजर्व रखा है उसके लिए आपको मतलब जो सब्सक्राइबर है वो तो पहले ही मिनिमम 2 होना चाहिए, तो आपको इतना पता ही है। तो देखिए आपको मिला जुला के ना एक कंपनी को रजिस्टर्ड करने में ना 15 से 1 महीना लग सकता है। चलिए अब हम लोग ना क्लोजर ऑफ कंपनी को समझते हैं कि मतलब कंपनी को बंद कैसे किया जा सकता। देखिए मेनली 2-3 कंडीशन ही क्रिएट होता है। पहला तो मतलब आप मतलब जो जितना मेंबर है सर्वसम्मति के साथ अपना कंपनी बंद करना चाहते हैं, या कंपनी ने किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया उसने केस कर दिया एनसीएलटी में जाके, या थर्ड हो सकता है कि मतलब आपने बैंक का लोन डिफॉल्ट किया। तो देखिए यही 3 गो सिनेरियो होगा। एक तो मतलब आपको मतलब एमसीए के पास जाके आपको मतलब स्ट्राइक ऑफ का मतलब फॉर्म भर सकते हैं अगर आप सर्वसम्मति के साथ बंद करना चाहते हैं। तो अगर किसी बैंक का लोन डिफॉल्ट किए तो आपका कोर्ट में एनसीएलटी के पास केस चलेगा कि मतलब पूरा अकाउंट चेक होगा, अगर कहीं फ्रॉड था तो उसमें से रिलेटेड मतलब पहले तो मतलब अगर ज़्यादा लोन है या कुछ है तो मतलब पूरा चेक होगा, उसके बाद मतलब अगर अति रहेगा तो कंपनी उसको मतलब बाइंड अप करना है। अगर उसमें कुछ फ्रॉड है तो फिर आगे इंक्वायरी होगा। तो देखिए अगर मतलब जो बैंक के एनसीएलटी के पास जाएगा ना तो हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग भी कभी कभी होता है, और होता है कभी कभी कि मतलब कंपनी को बंद कर दिया जाता है और जो उसका एसेट्स है उसको बेच दिया जाता है। देखिए अगर आपको और भी कंपनी के बारे में डिटेल जाना है, प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो आपको जानते हैं आपको कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना चाहिए। उसमें मतलब कंपनी से रिलेटेड ना बहुत सारा डिटेल्स रहेगा आपको। मतलब देखिए एक वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कवर कर पाना असंभव है। मतलब मैंने मतलब बेसिकली मतलब ये तो कंपनी का मतलब जो नॉर्मल फीचर्स है 8-10 मैंने वो बता दिया, लेकिन कंपनी में और भी होता है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, बहुत चीज़ों मतलब लगभग मतलब अच्छा खासा इसमें है। अगर मतलब इस पर अगर पूरी तरह से वीडियो बनाया जाए तो 50-60 वीडियो मतलब नॉर्मली बन जाएगा, जिसमें बेसिक समझ में आपको आएगा। तो देखिए कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी इतना छोटा नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जानकारी हम लोग के लेना एक काफ़ी है, क्योंकि देखिए कंपनी का बेसिक जानकारी तो हम लोग को मिल गया, लेकिन आप देखिए कंपनी आप खुद चलाइएगा नहीं, आप कंपनी खुद तो रजिस्टर कराइएगा नहीं कि आपका जो रहेगा वो सारा मैनेजमेंट सीए ही देखेगा। तो देखिए हम लोगों ने इतना जानकारी ले लिया है ना कि मतलब सीए से नॉर्मली बात कर सकें कि मतलब हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, कंपनी का एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ समझ में आ गया। मतलब जो 8-10 जो मेन पॉइंट है ना वो हम लोग को समझ में आ गया। तो देखिए इससे जब हम लोग सीए के साथ बात कर रहे होंगे ना तो आपको सिंपल होगा। अगर आपको कुछ जानकारी ही नहीं रहेगा, आप अगर कंपनी को रजिस्टर्ड कराने गए तो थोड़ा सा देखिए आपको एक बेसिक जानकारी कंपनी का प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए, तभी मतलब आप आगे सोच सकते हैं। जैसे मैंने 10-15 पॉइंट पे लगभग डिस्कशन किया, तो मतलब आपको एक बेसिक मतलब
पता चल गया ना कि प्राइवेट कंपनी क्या होता नहीं होता है। को ये बात समझना होगा कि आपको तो सीए को मतलब हायर करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बेसिक जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब एज आप एक फाउंडर मतलब आपको इतना समझदारी होना चाहिए कि कंपनी होता क्या चीज है। वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है या स्टार्टअप करना चाहते हैं। देखिए आप अपने पापा के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी मतलब समझने में आसानी होगा। अगर वो सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को मतलब बढ़ाना है तो उनको भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।